हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषता। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। लिखित संविधान में जैसे आपका आता है अमेरिकी संविधान और अलिखित में आता है ब्रिटेन का संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है क्योंकि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान में मूल रूप से एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे या कितने भाग थे या कितनी अनुसूचियां थी। और ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान समय में संविधान में कितनी प्रस्तावना है, कितने अनुच्छेद हैं, या कितने भाग हैं या कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए, विभिन्न स्रोतों से विहित भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है कठोर या अनम्य संविधान, दूसरा है लचीला या नम्य संविधान। देखिए, कठोर या अनम्य संविधान ऐसे संविधान को माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे कि अमेरिकी संविधान। दूसरा है लचीला या नम्य संविधान, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया वही होती है जैसे कि आम कानूनों के निर्माण की, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि है दोनों का मिला जुला रूप है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का संविधान कैसा है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा कठोर है, लचीला है, या दोनों का मिला जुला रूप है, या इसमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान कैसा है? दोनों का मिला जुला रूप है। देखिए, भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। संघीय सरकार जहां केंद्र और राज्य दोनों प्रशासक इकाइयां पूरे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करती हैं और इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। शक्तियों का विभाजन। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन मिलता है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। मगर दोनों सरकारों में जब टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे मान्य किया जाता है। और लिखित संविधान, हमारा संविधान लिखित है। संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, संविधान सर्वोच्च है और संविधान को शक्ति मिलती है भारत की जनता से। संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों का संघ के रूप में किया गया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यों के संघ के रूप में भारत को क्या राज्यों का संघ कहा गया है। इसके 2 अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए, जैसे ब्रिटिश सरकार की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, बल्कि इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। देखिए, भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है और उसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होते हैं और राज्य के उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और इस संविधान का संरक्षक भी कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन बनेगा कि संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल रूप से जब हमारा संविधान बना उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है।
जिसमें से पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। देखिए, अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इसे कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करने का राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। देखिए, अगला है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्य को भी कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्न प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। जैसे पहला है, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। दूसरा है, प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून के समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। चौथा है, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पांचवा है, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। छठा है, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार होगा। सातवां है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आठवां है, किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। नौवां है, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार होगा। 10वां पॉइंट है, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेंगे। 11वां है, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव के बिना मतदान करने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान अर्थात भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। मतलब इनके पास देश की नागरिकता भी होती है और जिस राज्य में रहते हैं उसकी भी नागरिकता होती है, यानी कि यहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। आपातकालीन प्रावधान। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के तहत है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 365 के तहत है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के तहत है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो होती समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।